सो अभी हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। दिस इज योर नेक्स्ट यूनिट, राइट। तो इनकम फ्रॉम सैलरी अभी तक हमने किया कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी एम्प्लॉय का। नाउ अभी हम देखेंगे कि सैलरी इनकम जो आपका फर्स्ट हेड है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सो सैलरी में हमने क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले जो सैलरी का जो सेक्शन है वो हमारा 15 में पूरी सैलरी डिफाइन होगी, 16 में आपके डिडक्शंस हैं, और 17 में क्या है, आपकी वर्ड सैलरी की फुल डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट यही चीजें मैंने बताई आपको, ठीक है। परक्विजिट, हाँ, सेक्शन 17 में सब सेक्शन 2 में परक्विजिट्स की बात करेंगे, फिर कुछ अलाउंसेस की बात करेंगे कि अलाउंसेस कौन कौन से हैं हमारे पास, एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। उसके बाद और क्या डिस्कस करेंगे, लेस इनमें से क्या होगा, ये सारी इनकम में आती है आपकी, ये सारा आपका सैलरी इनकम बनाएगा इन सबको मिला के। उसके बाद डिडक्शंस आती हैं आपके पास, जो कुछ 16 में है डिडक्शन, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, ये स्ट्रेट डिडक्शन अभी तक जो आ रही है वो आ रही है 50,000, ठीक है। चलो हम ये आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ठीक है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, एंड दिस इज 16 सबसेक्शन 1A। सो ये इन सबको मिला के आ जाएगी आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। एक और चीज डिस्कस करनी है हमने, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। जो भी हम सेविंग करते हैं उसकी डिडक्शन, ठीक है, वो किसमें से मिलती है, जीटीआई में से। जीटीआई का मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई मींस ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम किसको मिला के बनती है, जैसे कि सैलरी इनकम प्लस हाउस प्रॉपर्टी होगा आगे, प्लस कैपिटल गेन होगा, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये 5 हेड को मिला के हमारी पूरी जीटीआई बनती है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसमें से हमने क्या करनी है, डिडक्शन देनी है। लेकिन उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से डिडक्शन करनी है, वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे सैलरी वाले में, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हेड सैलरी। ये किसमें आएगी आपकी, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी वुड इंक्लूड, क्या क्या आएगा इसमें, कि सैलरी ड्यू टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, चाहे वो फॉर्मर एम्प्लॉयर हो, ठीक है, या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर हो, पेड और नॉट, चाहे वो पेड हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वो ड्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ड्यू। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एनी सैलरी पेड और अलाउड टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर or a former employer would be taxable under the head even though such amount are not due to him during the accounting year, ठीक है। कोई भी सैलरी पे की है या अलाउड है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, वो सारी टैक्सेबल है, चाहे वो उसने एक्चुअल में वो ड्यू हुई है या नहीं हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अगर उसने पे की है या उसको अलाउड है, वो एरियर्स ऑफ सैलरी पेड और अलाउड, ठीक है, एरियर ऑफ सैलरी है, ठीक है, अगर वो भी आपको मिलती है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, राइट, दैट इज पेड और ड्यू और अलाउड, राइट। तो सच एरियर्स वर नॉट चार्ज टू टैक्स इन एनी अर्लियर ईयर, पहले ये टैक्सेबल नहीं थे, ठीक है, अभी क्या है, ये एरियर जो है टैक्सेबल है। सो जो सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, दो चीजें हैं, ड्यू या फिर रिसिप्ट बेसिस, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब, ड्यू का मतलब क्या हुआ कि अभी आपने रिसीव नहीं की है, ठीक है, आपने काम कर लिया लेकिन सैलरी रिसीव नहीं की है, तो इसका मतलब ड्यू तो है, मिलेगी तो है कभी ना कभी, तो उस केस में भी सैलरी क्या है, टैक्सेबल है। रिसिप्ट बेसिस पे क्या हो गया कि आपने रिसीव कर ली, ठीक है, आपने रिसीव करी, चाहे वो ड्यू है या नहीं है, अगर आपने रिसीव किया दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। So due basis when it is earned and received when it is received even if it is not earned, ठीक है। earned का मतलब हुआ आपने वो कमाई नहीं है अभी, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका सेक्शन 15 के अंडर, जो हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। अब बात आती है कि वर्ड सैलरी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में के अंडर देखेंगे हम,
सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एक तो वेजेस आएंगे जो भी आप रिसीव करोगे, एन्युटी या पेंशन। एन्युटी का मतलब होगा जो एनुअल पेमेंट आप रिसीव करते हो, या फिर पेंशन, एनी ग्रेचुटी। ग्रेचुटी को हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे आगे जाके। एनी फीस या कमीशन परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ, ठीक है, कोई कमीशन रिसीव कर रहे हो, एडवांस सैलरी, ठीक है, लीव एनकैशमेंट। नेक्स्ट क्या है, लीव एनकैशमेंट हो गया, ठीक है। ये हम आगे जाके इनकी कैलकुलेशन है, जैसे लीव एनकैशमेंट हो गया, ग्रेचुटी हो गई, अलाउंसेस हो गए, परक्विजिट्स हो गए, इनकी सारी सबकी कैलकुलेशन है, ठीक है। आप सिर्फ ये देखो कि इसमें इंक्लूड क्या गया है। तो पोर्शन ऑफ एनुअल एक्रीशन, ठीक है, जैसे आरपीएफ में हमने प्रोविडेंट फंड में हमने क्या किया, पैसा डाला, दैट इज आल्सो टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन कुछ पोर्शन इसका टैक्सेबल है, सारा का सारा नहीं। ट्रांसफर बैलेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड में जो भी हमने बैलेंस ट्रांसफर किया है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंटर, एनपीएस, ठीक है, ये क्या हो गया, एनपीएस में जो भी हम पैसा डालते हैं, ठीक है, चाहे हम डालें या सेंट्रल गवर्नमेंट डाले, वो भी टैक्सेबल है, लेकिन कुछ पोर्शन उसका टैक्सेबल है, कुछ एग्जम्प्टेड है, ठीक है। वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैलरी क्या क्या है, ठीक है। सैलरी आपका किस केसेस में सैलरी को कंसिडर करोगे आप। तो पहला क्या है, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सो अगर आप सैलरी किससे रिसीव कर रहे हो, एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हो, आप उसके एम्प्लॉय हो तो ही आप सैलरी मानोगे। ऐसे आपने किसी से सैलरी, किसी से अमाउंट रिसीव कर लिया लेकिन वो आपका एम्प्लॉयर नहीं है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी किस, इस हेड के अंडर, सैलरी इनकम के अंडर, ठीक है। अदर सोर्सेज में जाके वो टैक्सेबल हो सकती है। सो नेक्स्ट इज सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, ठीक है, चाहे वो एक से ज्यादा, कितने भी एम्प्लॉयर से वो सैलरी रिसीव करे वो टैक्सेबल होगी। सैलरी फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, वो भी टैक्सेबल है, कहीं से भी रिसीव करे वो, ठीक है, प्रेजेंट से करे, पास्ट से करे, या प्रोस्पेक्टिव आने वाले से। सैलरी रिसीव्ड, ओके, सो सैलरी रिसीव ड्यू फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर एम्प्लॉयर, ठीक है, कहीं से भी ड्यू हो, प्रेजेंट पास्ट या फिर फ्यूचर एम्प्लॉयर से, टैक्स फ्री से। ओके, नेक्स्ट इज टैक्स फ्री सैलरी, राइट। सो टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर कभी कभी क्या करता है कि उस पर टीडीएस नहीं काटता है, टीडीएस नहीं काटता, लेकिन डायरेक्टली वो क्या करता है, जितनी सैलरी है, सपोज करो 50,000 सैलरी है, तो 50 की 50 क्या करता है, एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, तो इसका टीडीएस नहीं काटा, ठीक है। लेकिन वो बाद में क्या करता है, कौन, एम्प्लॉयर टैक्स पे कर देता खुद ही, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल सैलरी में आपने क्या करना है, जो सैलरी इनकम जो निकालेंगे हम, उसमें आपने 50,000 तो डालना ही है, प्लस जो टैक्स उसने पे किया 500 या 600 जो भी है, वो भी इंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो टैक्स उसने पे किया और जो सैलरी रिसीव किया, दोनों को मिला के उसकी ग्रॉस इनकम बनेगी। नेक्स्ट इज सैलरी रिसीव्ड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एग्जम्प्ट है, ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम पेंशन अदर देन एम्प्लॉयर, ठीक है, रिसिप्ट फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। सो अदर देन एम्प्लॉयर मैंने पहले बताया आपको, अगर रिसीव कर रहा है वो किसी बंदे से, लेकिन वो एम्प्लॉयर नहीं हो उसका, तो वो सैलरी इनकम में नहीं आएगी, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आएगी, वो अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होती है। तो प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी इनकम, प्लेस ऑफ एक्रूवल से कोई मैटर नहीं करता, जैसे कि हमने पीछे देखा, ठीक है, कि अगर आप रेजिडेंट हो तो सैलरी टैक्सेबल है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो कुछ पोर्शन उसका टैक्सेबल है, कुछ नहीं है, ठीक है। वो उस तरीके से ही हमने उसको एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट इज डिडक्शन मेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, डिडक्शंस मेड बाय द एम्प्लॉयर। अभी कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर है जो कुछ डिडक्शंस करता है आपकी सैलरी से, जैसे कि लोन की पेमेंट रिकवर करेगा, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। उसके बाद एलआईसी का प्रीमियम, ठीक है, और उसके बाद और भी कोई डिडक्शन हो सकती है। ये सारी की सारी जो डिडक्शंस हैं वो कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है, किसकी, एम्प्लॉय की सैलरी में से, ठीक है। तो क्या वो डिडक्शन हमने सैलरी में इंक्लूड करनी है, बिल्कुल करनी है। आपकी सैलरी क्या बनेगी, सैलरी प्लस जो भी डिडक्शन इसने की है, किसने, एम्प्लॉयर ने। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो सैलरी बनेगी वो आपका ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस जो सैलरी है उसको हमने कंसीडर करना हर बार, ग्रॉस सैलरी को, ना कि नेट सैलरी को। नेट सैलरी हो गई डिडक्शंस के बाद।
नेक्स्ट इज सैलरी और पेंशन रिसीव्ड बाय यूएनओ एम्प्लॉई, ये एग्जाम्प्ट है। सैलरी रिसीव्ड बाय टीचर रिसर्चर फ्रॉम सार्क, दिस इज आल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सैलरी एज ए पार्टनर, ठीक है, अगर एज ए पार्टनर आप सैलरी रिसीव करते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। ये किस में आती है? प्रॉफिट एंड गेन्स में, प्रॉफिट एंड गेन में आती है। पेमेंट रिसीव्ड बाय लीगल हायर्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय, तो पेमेंट रिसीव्ड बाय, ये एज ए फैमिली पेंशन हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अदर सोर्सेज में, ये यहाँ पर नहीं आएगी, अदर सोर्सेज में आएगी। पेमेंट मेड आफ्टर सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज आल्सो टैक्सेबल, ठीक है, मीन लमसम अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी में आएगी, किसमें? सैलरी इनकम में। वॉलंटरी फॉरगोइंग और एप्लीकेशन ऑफ सैलरी, दिस इज आल्सो टैक्सेबल, ठीक है, अगर आप अपनी सैलरी छोड़ रहे हो जानबूझ के, लेकिन वो टैक्सेबल है। प्रीवियस ईयर्स ऑफ सैलरी, प्रीवियस ईयर हो गया आपका जो असेसमेंट ईयर के पीछे वाला ईयर है, उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी ड्यू ऑन रिसिप्ट बेसिस, आपकी जो सैलरी है वो किस बेसिस पे टैक्सेबल होगी? ड्यू या फिर रिसिप्ट बेसिस पे, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। मीन्स आप, ड्यू मीन्स आपने अर्न की है, और रिसिप्ट हो गया आपने अर्न नहीं की है लेकिन रिसीव कर ली है, तो एडवांस, इसका मतलब क्या हुआ? एडवांस सैलरी भी आपकी क्या होती है? टैक्सेबल होती है। अच्छा, इसमें एक तो सैलरी ग्रेड या फिर पे होता है, ठीक है। सैलरी ग्रेड का मतलब क्या हो गया कि आपके हर एक इनिशियल पे फिक्स है, सपोज करो आपकी, ठीक है, प्लस हर साल आपको 1000 का सपोज करो इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं हम क्या? सैलरी ग्रेड पे, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन से आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके बारे में। एडवांस सैलरी रिसीव्ड आल्सो टैक्सेबल। एरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड, तो ये भी क्या है? टैक्सेबल है, ठीक है, ये भी क्या है? एरियर ऑफ सैलरी है, दिस इज आल्सो टैक्सेबल, ठीक है। तो सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस, कोई भी सैलरी, ठीक है, आप नोटिस के तौर पर आपने रिसीव किया, दिस इज आल्सो टैक्सेबल अंडर दिस हेड। तो ये क्या थी आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैलरी, राइट? ओके, सो इसके अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी बुक का, फाइंड आउट सैलरी ऑफ मिस्टर ओपी गुप्ता फ्रॉम पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, ठीक है। सो नेट सैलरी रिसीव कितने की है? 72,000। नेट का मतलब है यहाँ पर कि ये सारी चीजें उसमें से क्या हुई हैं? डिडक्ट हुई हैं, ये नीचे वाली, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो भी इम्प्लॉयर इम्प्लॉयर जो है, जो भी कोई चीज डिडक्ट करेगा वो दोबारा से हमने ऐड करनी है किसमें? सैलरी में, ठीक है। नेट नहीं लेनी हमने, कौन सी सैलरी लेनी है? ग्रॉस, ठीक है। सो अभी देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे कि इसमें बताया कि इनकम टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, तो हम इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, राइट। सो नंबर वन, पहले लिखेंगे हम नेट सैलरी रिसीव्ड, कितनी है? 72,000। एड अमाउंट डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, अमाउंट डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, जो कोई भी चीज एम्प्लॉयर ने क्या किया? डिडक्ट किया, तो उसको दोबारा से ऐड करेंगे। तो इनकम टैक्स जैसे डाला हुआ है, इनकम टैक्स, तो वो कितना है? 4,000, वो हमने ऐड करना है। उसके प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स वो है 1,200, ये भी ऐड करना है। उसके बाद है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय डिडक्टेड बाय एम्प्लॉय, ओके, रेंट ऑफ हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉय। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है, सो इसको लिखेंगे हम ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस डिडक्ट किसने किया? एम्प्लॉयर ने किया, तो 1,200 ये भी लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज हाउस रेंट, रेंट ऑफ हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर डिडक्टेड आउट ऑफ सैलरी, ये भी डालेंगे हम यहीं पे, ठीक है, रेंट ऑफ हाउस, ठीक है। अगर ये एम्प्लॉय ने पे किया होता फिर नहीं करते, ये किसने पे किया है? एम्प्लॉयर ने, सो इट इज एडेड बैक टू द ग्रॉस सैलरी
तो टोटल कितना बनाइए, 10,000। ठीक है, सो कितना हो गया टोटल, 82,000। तो ये आ गई आपकी क्या, ग्रॉस सैलरी, ये आ गई आपकी सैलरी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, लास्ट में एक पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई एम्प्लॉय। ये हमने यहाँ नहीं डालना है, हमने सिर्फ कौन सा डिडक्ट करना है, जो एम्प्लॉयर ने पे किया है। जो किसने पे किया है, एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉय वाला हमने यहाँ पर ऐड नहीं करना है बैक। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।